हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। होपफुली हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स कल लास्ट क्लास में ख़त्म कर लिया था और हमें लगता है कि आपने असाइनमेंट भी सॉल्व किया होगा और पॉलिनोमियल्स का हर एक टॉपिक आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। कुछ चीज़ें ग्राफ का एडवांस फॉर्म भी बचा है जो हम क्वाड्रेटिक जब डील करेंगे तो उसमें जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिलहाल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार वो लीनियर क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद ही क्वाड्रेटिक आता है। ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज का है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब यहाँ पे इस 10th के लेवल से बात हो गई कि अगर दो इक्वेशन कम से कम दो इक्वेशन एक साथ आए, ठीक है ना, विद सेम फॉर्मेट विद सेम स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, तो उनको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो हमें पढ़ना है क्लास 10th में। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें लीनियर टू वर्ड का, तो लीनियर का जानते हैं और होना चाहिए। ठीक है ना। और इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी अगर आपको याद होगा इन क्लास 9 हम लोगों ने पढ़ा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या था? ये स्टैंडर्ड फॉर्म था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है ना, क्योंकि उसके दो वेरिएबल दिख रहा है, इसमें इक्वल का साइन दिख रहा है, तो इक्वेशन भी है और दो वेरिएबल भी है। ठीक है ना। हमने एक वेरिएबल पढ़ा था ax प्लस b इक्वल टू 0, है ना। तो अब हमें दो वेरिएबल लेकर आगे बढ़ना है और वो भी पेयर में, यानी कुछ ऐसा फॉर्मेट आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, क्योंकि कोफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे। x और y में इक्वेशन रहेगा बट कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएंगे। ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं जो आप यहां पे देख रहे हो, a1 b1 a2 b2, यानी कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y देख रहे हो, एंड c1 एंड c2 कांस्टेंट टर्म, ये सब क्या है? दे ऑल आर रियल नंबर्स। ये पहली शर्त है। क्या होना चाहिए? दे शुड बी रियल नंबर्स। एंड आफ्टर दैट एक कंडीशन और इसमें है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों स्क्वायर का सम है तो ये कभी 0 इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि देखो a2 क्या है? स्क्वायर है, और b2 भी क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी 0 थोड़ी होगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो इस तरह होना चाहिए। अच्छा, ये 0 कब हो सकता है? जब ये 0 हो जाए, a1 b1 और a2 b2 0 हो जाए, और अगर ये 0 हो जाएंगे तो ये इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसलिए शर्त पूरा दिया गया ताकि आप क्या ना कर पाए, ताकि आप a1 को 0 ना कर पाए, b1 को 0 ना कर पाए, a2 को 0 ना कर पाए और b2 को 0 ना कर पाए। और कॉमन सेंस भी अगर आप 0 कर देते हो तो फिर ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि अगर ऐसा इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, ये इक्वेशन, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इनका ग्राफ कैसा होगा, सॉल्यूशंस के नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि ऐसे इक्वेशंस का ग्राफ कैसे बन सकता है। इमेजिनेशन करेंगे ग्राफ का। इफ यू रिमेंबर क्लास 9th में आपने ग्राफ बनाया था, एक तो 1 वेरिएबल बनाया था, ठीक है, याद है, और 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाया था लास्ट में। ठीक है। तो ग्राफ हमेशा क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ कहां बनेगा? स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। यहां पे चूंकि दो है इक्वेशन, ये भी है और ये भी है, तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब वो दो स्ट्रेट लाइन में पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? वो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकता है, वो दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो सकता है, और वो दो स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड भी कर सकता है। क्लियर है? इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी और नहीं हो सकती। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, इसका ग्राफ कैसा दिखता है, तो आप समझिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए आप कि पॉसिबिलिटी नंबर 1, ठीक है, ये ओरिजिन इधर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, आप नेगेटिव लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, ये आप जानते हैं OX पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और OX डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। OY पॉजिटिव y एक्सिस और OY डैश नेगेटिव y एक्सिस होता है। ठीक है। तो अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें और हम देखते हैं कि हमने ग्राफ बनाया, मान लीजिए इसका ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, पूरा टॉपिक ही ग्राफ का है, 9th का लिंक करते आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमने इसका ग्राफ बनाया इस इक्वेशन का, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इसका ग्राफ ऐसे बना, कुछ इस तरह बना, ये, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन लंबा बन गया पूरा। किसका ग्राफ बनाइए? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ बना। ठीक है, ग्राफ बनाना सिखाएंगे, डोंट वरी। उसके बाद में देखा दूसरा ग्राफ ऐसे बन गया अचानक से, इस तरह से। किसका ग्राफ?
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ग्राफ ऐसे बन गया। सो यू कैन सी ये दोनों ग्राफ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन ने एक वैल्यू की मतलब पेयर ऑफ वैल्यूज के लिए अपना अपना सहमति दिया भाई कि ये नंबर, मान लीजिए ये नंबर 2 और 3 है फॉर एग्जांपल, तो ये 2 3 इसका भी सोल्यूशन है और 2 3 इसका भी सोल्यूशन है, यानी क्या है कॉमन सोल्यूशन है। और कितना सोल्यूशन हुआ? ओनली वन सोल्यूशन हुआ। इसका मतलब ग्राफ का क्वालिटी बन सकता है इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो सकता है। और अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ है तो डेफिनेटली क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी जो दोनों को लाई करेगी, उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है एकदम? यूनिक सोल्यूशन क्लियर करेंगे उसको। अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ग्राफ नंबर 2 की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अब अगर हमने ग्राफ बनाया तो देखिए अब ग्राफ कैसा बन सकता है, छोटा सा ग्राफ हम बना देते हैं आपके लिए, ये देखिए, ठीक, छोटा इसलिए स्पेस थोड़ा कम है और आप समझ ही चुके हो तो आप थोड़ा इजीली कैच कर लोगे। मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया और आपने देखा कि ये ग्राफ क्या हो गया, ये ग्राफ पैरेलल जा रहा है, कहीं मिलने का कोई संभावना ही नहीं है। इसका ग्राफ बनाया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का, तो इस ऐसे जा रहा है। और जब हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ग्राफ बनाया तो ये सीधे मतलब दोनों आपस में मिलना ही नहीं चाह रहे, एकदम कोई कनेक्शन नहीं है। So when two lines never meet each other, they are known to be parallel lines. अब जरा सोचिए, यहां पे तो एक पॉइंट पे मिला, एक सोल्यूशन आया, ठीक, यहां पे तो मिला ही नहीं, so there will be no solution। यानी कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ग्राफ क्या हो सकता है, पैरेलल। क्लियर है? और अगर पैरेलल होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी नो सॉल्यूशन। क्लियर है? मतलब ऐसे इक्वेशन का कोई आंसर नहीं आने वाला है जिसका ग्राफ पैरेलल हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? तीसरा और आखिरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, देखिए, मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया ऐसे, ठीक है, और आपने देखा कि भाई एक इक्वेशन जो हमने बनाया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ऐसे बना, और दूसरा भी ठीक इसी पे कहीं आ रहा है, ठीक इसी पे कहीं टर्म कॉन्सेंट कर रहा है दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू। इसका मतलब सुन रहे हैं आप, यानी हर पॉइंट के लिए दूसरे की सहमति है, हर पॉइंट यानी हर कोऑर्डिनेट, हर पेयर ऑफ सॉल्यूशन, हर पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई दोनों लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। एक्सटेंड करके देख लीजिए, छोटा करके देख लीजिए, हर वैल्यूज दोनों पे मिलेंगी। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे ग्राफ को? कोइंसिडेंट ग्राफ। ठीक है, यानी ओवरलैपिंग ग्राफ। और अगर ओवरलैपिंग है तो देयर आर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। भाई हर जगह मिल रहा है ना, जितने सॉल्यूशन पहले का होगा नहीं, जो पॉइंट पहले मिल रहा है वही दूसरे मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यू कैनॉट काउंट, यू कैनॉट काउंट। यानी कि अगर हम बात करें पेयर ऑफ वेरिएबल टू वेरिएबल की, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक आंसर आ सकता है, ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो उस तरह ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। और कोई आंसर नहीं आ सकता, मतलब दोनों सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, तो ग्राफ क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, तो फिर सोल्यूशन ही सोल्यूशन है। ठीक है, बिल्कुल सोल्यूशन है, तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम ग्राफ के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो वन सोल्यूशन आया, नो सोल्यूशन आया, इनफाइनाइट आया, तो क्या हमें ये सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, या फिर ग्राफ बनाने के बाद पता चलेगा, या फिर ऐसा कोई फार्मूला है जिससे पता चल जाए कि बिना सॉल्व किए बता दें कि इक्वेशन के वन सोल्यूशन पॉसिबल है या इनफाइनाइट है या फिर नो सोल्यूशन है। क्योंकि ग्राफ अगर यूनिक का है ना तो उसका पैटर्न भी सेम होगा, ग्राफ अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन का है उसका पैटर्न भी सेम होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं फिक्स फार्मूला है जानने के लिए कि सोल्यूशन का नंबर क्या है। ठीक है, तो इसका जांच वेरिफिकेशन हम करेंगे जब उसका सोल्यूशन पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं कि जो आपने देखा कि जो सोल्यूशन की जो टाइप है, जो मेनली अगर बात करें सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस की, ये दो होता है, कंसिस्टेंट
एंड दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये दो तरह के पहले मेन सोल्यूशन। इस कंसिस्टेंट से क्या क्या आएगा, जो आपका यूनिक सोल्यूशन था वो आएगा, और जो आपका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन था वो आएगा। ठीक है ना, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा। इनकंसिस्टेंट में चूंकि इनकंसिस्टेंट है तो आयन लगा है, इसका मतलब कंसिस्टेंट का अपोजिट है। और कंसिस्टेंट में आपने देखा कि सोल्यूशन होना जरूरी है, चाहे एक सोल्यूशन हो चाहे बहुत सारे सोल्यूशन हो। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सोल्यूशन होना। ठीक है ना, और इनकंसिस्टेंट होता है कि नो सोल्यूशन। क्लियर है, ये पहले समझिए आप। तो कभी भी क्वेश्चन में कंसिस्टेंट वर्ड यूज करता है, अगर कंसिस्टेंट वर्ड यूज करता है तो फिर आपको यूनिक के लिए सॉल्व करना होगा और इनफाइनाइटली मेनी के लिए करना होगा। ठीक है ना, अब कंडीशन देखिए, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो ग्राफ कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग, आपने अभी देखा है। और अगर मेनी सोल्यूशन है तो ग्राफ कैसा बनता है, कोइंसिडेंट यानी कि ओवरलैपिंग। ठीक, और अगर नो सोल्यूशन है तो ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल। ठीक, ये भी एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। अब देखिए जिस फार्मूले की बात कर रहे हैं, अगर इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन है, मतलब ओनली वन सोल्यूशन पॉसिबल है, तो यू विल सी जो भी क्वेश्चन देखोगे जिसमें यूनिक सोल्यूशन आ रहा है तो यू विल फाइंड कि ये पैटर्न फिक्स है कि इसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। क्लियर है, तो आप कभी भी देखोगे कि अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसका मतलब कि सोल्यूशन यूनिक है, मतलब एक ही आंसर आना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख समझा दूं, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लेकिन हमें पेयर में बताना है। दूसरा वाला हमने लिया 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब नाउ चेक, अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पे a1, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2। ये तो क्लियर है। अगर हम यहां से निकालते हैं a1 अपॉन a2 तो क्या आएगा, 3 अपॉन 2। और अगर यहां से निकालते हैं b1 अपॉन b2 तो क्या आएगा, 4 अपॉन 1। क्या 3 अपॉन 2 और 4 अपॉन 1 इक्वल है? नहीं, बिल्कुल इक्वल है। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, अभी सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सॉल्व करने का मेथड नहीं बताया, टाइप्स नहीं बताया। तो अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके सोल्यूशन करने के बाद आप देखेंगे x की एक ही आंसर वैल्यू पॉसिबल होगी और y की भी एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी। इसका मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 शुड नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अब आते हैं मेनी सोल्यूशन में। अगर मेनी सोल्यूशन है मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन है, यानी x और वैल्यू की जो वैल्यूज है x और y की, ये अनकाउंटेबल आ रही हैं, समझ जाइएगा। ऐसे केस में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कि अब तुम्हें सोचना कौन साइड कर रहा है, इसका मतलब कोएफिशिएंट सबका बराबर होगा, सेम रेशियो में होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ऐसे लीजिए कि मान लीजिए हमने लिया 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो जो दूसरा इक्वेशन होगा इसका मल्टीपल ही होगा, सेम इम्पैक्ट। जैसे मान इसका हमने डबल किया 6x कर दिया, तो हमें इसका भी डबल करना होगा 8y, फिर हमें इसका भी डबल करना होगा 10। यानी अगर इस तरह का इक्वेशन है तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, 3/6 मतलब 1/2। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, चेक करिए, 4/8 मतलब 1/2। c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है, 5/10 मतलब 1/2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों इक्वल हो गया। तो यानी अगर इक्वल हो गया तो डेफिनेटली ये कंडीशन किसका है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का। ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट। ठीक, अब आते हैं नो सोल्यूशन। नो में पॉसिबिलिटी बस यही है कि नो सोल्यूशन में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो होगा, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कि अगर तीसरा मतलब कांस्टेंट टर्म अगर रेशियो सेम नहीं है, बाकी दो का सेम है, तो समझ जाइएगा कि इसका कोई असर नहीं आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 मान ले लिया हमने इक्वेशन, और दूसरा हमने लिया 6x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं आप a1 अपॉन a2 क्या है, 1/2, b1 अपॉन b2 क्या है, 1/2, लेकिन c1 अपॉन c2 क्या है, 5/7। यानी कि आप इजीली कह सकते हो कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है। इसका मतलब आप इजीली कह सकते हो कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देख के लग रहा है बिल्कुल क्लियर है।
तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि अगर हमने इक्वेशन देखा और हमें ये रिलेशन मिल गया, सो वी कैन इजीली से क्यों क्या होगा, नो सोल्यूशन, यानी इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन। इन तीनों का जो आपने कंडीशन पढ़ा तो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा सर इसका प्रूफ क्या है, इसका वेरिफिकेशन क्या है, कैसे हम मानेंगे ऐसा सही है। तो अभी जब इसका सोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा वही है सोल्यूशन के टाइप्स और सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो हम इसका एग्जाम्पल जरूर लेंगे और फिर से वापस डिस्कस करेंगे ताकि ये आपको रिलेशन याद आ जाए, क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे जरूर आता है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं पहले इस रिलेशन कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, तब हम पढ़ते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे ताकि आपको असाइनमेंट और बुक को सॉल्व करने में इजी हो, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, टू इक्वेशंस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 2x plus 3y equal to 4 एंड सेकंड क्वेश्चन इज k plus 2x plus 6y equal to 3k plus 2 है इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ पे k कोई नंबर होगा वो हमें पता करना है, उसके लिए क्लू क्या दिया है कि दोनों सोल्यूशन के एक तो सोल्यूशन है, दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इसका मतलब हमें पता है कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या होता है, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, अभी मैंने पढ़ा, ठीक है, रेशियो सेम होना चाहिए तीनों का। तो पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पे a1 a2 b1 b2 सब है क्या। तो इक्वेशन देखिए, a1 कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, क्लियर है, b1 कितना है 3 है, c1 कितना है 4 है कि -4, इट्स -4, क्योंकि ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब पहले तो आपको इसको ऐसे लिखना होगा इक्वल टू 0 माइनस लगा के, चाहे क्वेश्चन किसी से दिया हो आपको लिखना होगा ax plus by plus c इक्वल टू 0। अगर कोई शिफ्ट करते साइन चेंज करना होगा, ठीक है। उसी तरह की ये भी शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3k plus 2, दोनों माइनस हो जाएगा इसलिए ब्रैकेट में लगा दिया, ठीक है ना, पूरा ब्रैकेट इधर शिफ्ट कर दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो a1 हो गया 2, b1 हो गया 3, c1 हो गया -4। अब आइए a2 कितना है k plus 2, b2 कितना है 6 एंड c2 कितना है -3k plus 2, ठीक। मैक्सिमम हमने देखा है कुछ बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं, इस वैल्यू को लिखते समय साथ में 2x 3y ऐसे लगा देंगे, जबकि a1 b1 a2 b2 कोफिशिएंट्स हैं, x y साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हमें पता है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन कंडीशन होना चाहिए, सो क्या होना चाहिए, a1 by a2 मतलब 2 upon k plus 2 इक्वल होना चाहिए 3 upon 6k डिवाइड बाय b2 इक्वल टू c1 upon c2, तो -4 upon -3k plus 2, ठीक। माइनस तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों ने शिफ्ट किया है, ठीक, वो भले कैंसिल हो जाए लेकिन हमें दिखाना चाहिए इसको, ठीक। चलिए अब हम कोई भी जोड़ लेते हैं, मान लीजिए इन दोनों को एक साथ ले लिया है, बिकॉज तीनों एक साथ लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको हम चाहे तो काट के 1/2 लिख सकते हैं, 3 2 6, यानी अब कर दें हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो k plus 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो k plus 2 ही रहेगा, और 2 2 4, ठीक है, 2 को शिफ्ट करिए इधर, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आप चाहे तो दूसरा और तीसरा करके चेक कर सकते हैं कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं, ठीक है। इन दोनों का देखिए कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3k plus 2 और 4 2 8, 2 किधर लाइए शिफ्ट करिए तो माइनस हो जाएगा, यानी 3k इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, 8 minus 2 6, तो k कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब k की एक ही वैल्यू पॉसिबल है वो 2। हालांकि हमें चेक दोनों कर लेना चाहिए, कभी भी दो वैल्यू आती है फिर चेक करना पड़ता है किसके सही है या दोनों वैल्यू सही है कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई 2, सो फॉर k इक्वल्स टू 2 द इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब मान लीजिए सपोज यही क्वेश्चन यूनिकली पूछता, यहीं पे ये पूछता कि यूनिकली क्या होगा, ठीक है, हम क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, यूनिकली पूछेगा क्या होगा, यूनिकली हमें पता है कि a1 upon a2 शुड नॉट इक्वल टू b1 upon b2। कोई बच्चे पूछता है सर व्हाट अबाउट c1 upon c2, वो इक्वल हो ना हो डजंट मैटर, मेन कंडीशन ये कि ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, तो a1 upon a2 यानी 2 upon k plus 2 शुड नॉट इक्वल टू b1 upon b2। इसका यूनिक सोल्यूशन का c1 upon c2 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब
ये काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए k प्लस 2 का 1 में, तो k प्लस 2 यहां पे क्या लगाएंगे, नॉट इक्वल टू, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन है, और 2 2 जा 4, 2 को शिफ्ट करिए, तो दिस गिव्स k शुड नॉट इक्वल टू 2। यानी इनफाइनाइट के लिए 2 होना चाहिए। अगर पूछता है कि फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे k इज नॉट इक्वल टू 2, यानी यूनिक सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। बस गलतियां कहां होती हैं, सिंप्लीफिकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, वही गलतियां होती हैं। अदरवाइज सबका पैटर्न यही है। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर आते हैं, आपके एनटीएससी में आते हैं, और आप कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर या फिर कभी कभी आप फार्मूला भूल जाते हो, यूनिक का इनफाइनाइट लगा देते हो, इनफाइनाइट का नो में लगा देते हो, तो गलतियां हो जाती है। इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, कुछ क्वेश्चन खुद से भी लगाओ, ठीक है? Okay, students. Now, method to solve pair of linear equation in two variable. ठीक है? कितने सारे मेथड्स होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड, मतलब ग्राफ बना के, ग्राफिकल मेथड से पता करेंगे कि कैसे इसका सोल्यूशन निकालते हैं और पता करते हैं कि सोल्यूशन है तो कितना है। ठीक है? तो हमने एक रैंडम इक्वेशन ले लिया है, रैंडमली, एक x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0, और दूसरा ले लिया 3x प्लस 2y प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है? अब इसको हमें ग्राफ प्लॉट करना है, जस्ट लाइक क्लास 9 में किया था आपने। ठीक है ना? उसी तरह करना है प्लॉट, कुछ नया नहीं है, बस एक बार रिकैप करा दें आपका। सबसे पहले हम बनाएंगे सोल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1। ठीक? तो सोल्यूशन टेबल निकालने के लिए हमें बताना चाहिए कि सबसे पहले पता करेंगे कि हमें x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में मालूम होना चाहिए, ताकि हम जब y की वैल्यू पुट करें तो x वैल्यू अपने आप चल के आ जाए। ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू, अगर हम शिफ्ट करने बात सबको, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा 4y, और प्लस 14 क्या बन जाएगा, माइनस 14। लिख सकते हैं ऐसा, देखिए लिख सकते हैं पहले इक्वेशन को। क्लियर? तो ये हमारा बन गया x की वैल्यू y के टर्म में। ठीक है ना? अब हम इसका टेबल बना सकते हैं। अगर हमने लिख लेता, अगर हमने y की वैल्यू रख दिया फॉर एग्जाम्पल 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 2 जा 8, 8 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस 6। यानी x वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 6, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब भाई सॉरी डिपेंडेंट है, कि अगर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x आएगा। ठीक है? x वैल्यू पुट करेंगे y आएगी। हालांकि हम इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 वैल्यू निकाल लें ताकि ग्राफ बड़ा क्लियर बने। ठीक है? चलिए और वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए हमने रखा y3, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 3 जा 12। ठीक है ना? 12 माइनस 14 कितना बचेगा, माइनस 2। चलिए बढ़िया है। अब हमने y रख लिया 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 14 कितना आएगा, 2, किसी वैल्यू x की, यानी x वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये जो वैल्यू रखना होता है हमारे ऊपर है, इसलिए हम ऐसे भी रखते हैं जिसमें x की वैल्यू भी छोटी छोटी आए। पता चला कि हमने y रख दिया 0, तो x कितना आ जाएगा, माइनस 14, फिर थोड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? मान लीजिए हमने कुछ ऐसा बना दिया जिससे आंसर फ्रैक्शन में आ गया, तो प्लॉट करने में दिक्कत होगा। तो हमें एक बार रफ वर्क कर लेना चाहिए इस पे, कि हम वैल्यू ऐसे ही रखें कि जो रखी वो भी इंटीग्रल हो और जो आए वो भी इंटीग्रल हो, और छोटी वैल्यूज हो, छोटे ग्राफ में हमारा काम हो जाए, टाइम कम लगे। ठीक है ना? अब ये सोल्यूशन टेबल किसके लिए रहा, फर्स्ट इक्वेशन पे। अब क्या करेंगे हम, सोल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए फिर वही काम करते हैं। अगर हम 3x को इधर छोड़ दें और बाकी सबको शिफ्ट करें, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2i प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है? तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2i प्लस 14 बाई 3। भाई x वैल्यू निकालनी है, y रखने को x मिलना चाहिए। चलिए इसका टेबल बनाते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ y रख दिया 1, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे क्या हो जाएगा, 14/3 आ जाएगा, और 14/3 क्या है, फ्रैक्शन है, तो प्लॉट करने में दिक्कत होगी। ठीक है ना? तो हम यहाँ रखें, मान लीजिए y हमने 1 रखा, तो अगर हमने 1 रखा तो ध्यान समझिएगा, माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2 होगा। 14 माइनस 2 कितना बचेगा, 12 बचेगा। 14 से 2 निकलेगा, 12 बचेगा, और 12/3, 3 4 जा 12, यानी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है? हम रख के दिखा दें आपको,
कि अगर हमने x इक्वल टू माइनस टू इंटू वन वाई जमा रखा और प्लस 14/3 रखा, ये पूरा माइनस टू हो जाएगा। 14 माइनस टू कितना होगा 12, और 12/3 कितना होगा 4। ठीक है, इस तरह आप भी कर लिया रखते। ठीक है, चलिए वैल्यू तो आ गई। चलिए और रखते हैं वैल्यू। मान लीजिए हमने रखा 2, तो 2 2 जा 4, 14 माइनस 4 10, 10/3 फ्रैक्शन आ गया फिर, इसलिए इसको अवॉइड करेंगे। अब ऐसा वैल्यू रखिए जिससे हमारा ये 3 के मल्टीपल में आंसर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है ना, तो मान लीजिए आपने रखा y की वैल्यू 4, तो 4 2 जा 8 माइनस 8, यानी 14 से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6, और 3 से कर दिया जाएगा, यानी हम y की वैल्यू 4 रख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस 8, 14 माइनस 8 6, 6/3 2। चलिए वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर रखते हैं से फॉर यहां पर रखते हैं हम -2 रखते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं ना। अगर हम -2 रखते हैं तो -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा +4, 14 और 4 कितना होगा 18, और 3 6 18 आराम से करिए। तो हम एक बार -2 रख के देख लें इसका। ठीक, तो ये हो जाएगा 4, 14 और 4 18, 3 6 18। ठीक है, क्लियर है। इस तरह हमारा सोल्यूशन टेबल तैयार हो गया हमारे हिसाब से। ठीक, अब हम करेंगे इसको ग्राफ पे प्लॉट और देखेंगे कौन सी वैल्यू ऐसी है जो हमें आंसर देने के लिए काफी है। ठीक है, क्लियर है। हालांकि हम टेबल से बता सकते हैं कि 2 4 दोनों में कॉमन है, यानी 2 4 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है ना, चलिए हम ग्राफ बनाते हैं इसका। थोड़ा सीधा बनाने इसको, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ये अब तो ओरिजिन हो गया, ये x, ये x डैश, लिखना बहुत जरूरी होता है, y और y डैश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि आपने एक्सिस का नाम लिखा होगा। चलिए ठीक है, चलिए प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट से पहले डबलिंग कर लिया जाए। ठीक है, तो x के लिए देखिए नेगेटिव में चाहिए -6 तक और +6 तक चाहिए x के लिए। तो ठीक है, उस हिसाब से प्लॉट कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ जाएगा -6। क्लियर है, और +6 चाहिए 1 2 3 4 5 6। हमारे ग्राफ में तो ब्लॉक बना रहता है, आप इजीली बना लोगे, तो मैं लास्ट से बना रहा है। ठीक है ना, 0 एकदम यहाँ रहेगा। ठीक है, y के लिए हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी 4 तक चाहिए। ठीक है, और नेगेटिव भी चाहिए। तो पहले नेगेटिव बना लें, -1 -2, और ऊपर कहाँ पे चाहिए हमें 4 तक चाहिए। तो 1 बराबर होना चाहिए, स्केल बराबर होना चाहिए 1 2 3 4। ठीक है, सबका स्केल बराबर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लॉटिंग कर लेते हैं। अगर आपने प्लॉटिंग मिस किया क्लास में तो यहाँ सीख लीजिए प्लॉटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले जो x की वैल्यू है वहां पे अपना पेंसिल रख देंगे, उठा के -6 पर पेंसिल रखेंगे। अब देखेंगे इससे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, प्लस या माइनस। अगर प्लस है तो ऊपर देखेंगे और माइनस है तो नीचे देखेंगे। तो ये प्लस है और 2 है, तो ऊपर देखेंगे कि 2 वाली जो लाइन है, ये लाइन ग्राफ में कहां मिल रही है, तो बस वहां पे पॉइंट बना देंगे। यानी -6 का ये वर्टिकल और 2 से हॉरिजॉन्टल लाइन जहां मिलती है वो -6 और 2 प्लॉट हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट -6 एंड 2। आप चाहे 2 लिख भी सकते हैं कि -6 और 2 है समझने के लिए। ठीक है, चलिए -2 पे 3 प्लॉट करते हैं। तो पहले वही काम करेंगे, पेंसिल रखेंगे -2 पे, यहाँ रख दिया हमने। अब देखेंगे ऊपर की तरफ +3 है, तो +3 लाइन हमें यहां मिलेगी, यहां से यहां से। ठीक है, तो ये हो गया आपका -2 और 3। क्लियर है। 2 पे 4, फिर वही काम करेंगे, 2 पे रखेंगे पेंसिल और सीधे ऊपर की तरफ देखेंगे कि प्लस वैल्यू है, कहां देखेंगे 4 की सीध में, यहां ये आ जाएगा 2 पे 4। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये काम नहीं करेंगे कि चलो इसको प्लॉट कर ले, नहीं, पहले से ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। ठीक है ना, देख रहे तीनों एक ही सीधे मिल रहा है, अब मिलना भी चाहिए क्योंकि ये क्या है, लीनियर है। अगर ये नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि आपने गलत प्लॉट किया है। इसलिए 3 पॉइंट बनाना जरूरी होता है, 2 तो कहीं मिल जाएगा ना, तीसरा आपको तुम क्लियर कर देगा। ठीक है, चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं। कोशिश करिएगा कि जो आपने प्लॉट कर लिया है वहां पे इक्वेशन लिख भी दीजिए, किस इक्वेशन ग्राफ है ये इक्वेशन नंबर 1 ग्राफ है। चाहे आप इक्वेशन 1 लिख सकते हो और चाहे पूरा इक्वेशन x - 4y + 14 = 0 लिख सकते हो। ठीक है ना, ये सही तरीका माना जाता है। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। x = 4, 4 यहां है, 4 पे y कितना है 1 है, यानी यहां है। ठीक है, चलिए प्लॉट हो गया। 2 पे 4, तो 2 पे 4 आप ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं, ये देखिए ये 2 पे 4, तो यही पे सेम कॉन्सेप्ट कर जाएगा 2 पे 4। ठीक,
उसका 6 पे -2 है, यानी कि अगर हम x रखें 6 पर तो इस बार हमें नीचे देखना होगा कि y नेगेटिव है, तो -2 ये यहाँ कहीं आएगा। ठीक, इस बार ये तीनों लाइन एक होनी चाहिए, तो इसके रख के आप तीनों को लाइन से मिला देंगे। अगर ये नहीं मिला तो कहीं कहीं गलत प्लॉटिंग हुई है, ध्यान रखिएगा। ये वहां से मिला रहे हैं जो थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, इसके से मिलाए एग्जैक्ट मिलेगा। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब ये ग्राफ कहां मिला? 2, 4 पे। ग्राफ कहां मिला? 2, 4 पे। इसका मतलब आप लिखेंगे सिंस बोथ ग्राफ्स कोइंसाइड एट 2, 4 सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। ये एक सोल्यूशन मिलेगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। ठीक है ना। अब आप चाहें तो यहीं पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का कंडीशन चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पे a1 1 है, a2 3 है, तो यहां पे यहां कर लेते हैं a1/a2 इस इक्वेशन से कितना लग रहा है? 1/3 लग रहा है। और b1/b2 क्या चेक करिए, तो -4/2 है ना, -4 b1 है और अपॉन 2 कितना आएगा? -2। क्या दोनों इक्वल है? नहीं। इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जो हम लोग पढ़े थे। तो इसके लिए ग्राफ यूनिक होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, सोल्यूशन यूनिक होगा। देखिए सामने आपके है। ठीक है, इस तरह सारे ग्राफ आप सारे कंडीशन चेक कर लेंगे थोड़ा, ये 1 बाय 1। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन आपका आ गया ये। अब कभी कभी इसी ग्राफ में से पूछता है कि ये 2 इक्वेशन है और तीसरा क्या है? एक्स एक्सिस है। इन 2 इक्वेशन और एक्स एक्सिस से मिलके जो ग्राफ बनेगा उसका शेप क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, ऐसा पूछ लेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्राफ इसी तरह बनाएंगे, बस एक्स एक्सिस को भी एक साइड की तरह मिलाएंगे, यूज करेंगे। यानी कि दोनों मिलना चाहिए ऐसे, ये ऐसे मिलना चाहिए, यानी एक्स एक्सिस को एकदम क्लोज करना चाहिए, क्योंकि ये दो लाइन मिल रही है ना, तो ये लाइन एक्स एक्सिस से भी मिलना चाहिए। ध्यान है, क्योंकि क्वेश्चन साफ लिखा है कि ये क्वेश्चन दिया है, बोला है कि व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफ ऑब्टेन्ड व्हेन दीस टू इक्वेशंस एंड एक्स एक्सिस मीट्स। तो ठीक है, 2 इक्वेशन ग्राफ तो ये हो गया, एक्स एक्सिस का ये हो गया। ये जो शेप बनाया है इसको शेप करिए कहता है। ये क्या बन गया? ट्रायंगल। शेप का नाम क्या है? ट्रायंगल। अब अगर इसका एरिया पूछ देगा तो क्या करेंगे? बेस के ब्लॉक्स काउंट कर लेंगे। ऐसा नहीं करना कि नेगेटिव वाला है पॉजिटिव वाला, ये सब डायरेक्शन है, लेकिन ब्लॉक विड्थ तो यही पूरा है ना, ये पूरा विड्थ है ना, मतलब बेस यही है ना पूरा। तो आप ब्लॉक्स काउंट करेंगे बेस में और देखेंगे ये हाइट कितनी है, तो हाइट तो 4 के बराबर है, तो हाफ बेस को हाइट लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पूरा यहाँ बता दें पॉलिटिकल, मान लीजिए -10 मिला, फॉर एग्जाम्पल -10 मिला, मान लीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये पूरा 10 ब्लॉक है और ये पूरा 5 ब्लॉक है। कितना ब्लॉक हो गया? 15 ब्लॉक हो गया बेस में खाली। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है? ये हाइट 4 के बराबर है, देखिए, इंटू 4 कर देंगे, यानी इसका जो एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो कितना होगा? 2 को काट दीजिए, तो कितना आंसर आएगा? 30 स्क्वायर यूनिट। यहां सेंटीमीटर नहीं चलेगा, ब्लॉक है इसलिए यूनिट चलेगा, 30 स्क्वायर यूनिट। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है ग्राफ में तो जरूर करिएगा इसको। ठीक है, क्लियर है? Okay, so now we'll learn method to solve linear equation other than graphical method. हम लोग ग्राफ फिनिश किए थे, ग्राफ बनाना इजी था, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी भाई टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे तो हम ग्राफ भी बनाएंगे, तो टाइम थोड़ी हमारे पास में ग्राफ पेपर है, तो वो तो तब करते हैं जब क्वेश्चन डिमांड करिए ग्राफ से सॉल्व करिए, वो हमें आना चाहिए। लेकिन अब हम ऐसे मेथड सीखने जा रहे हैं, अलजेब्राइक मेथड सीखने जा रहे हैं, जो कि डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी ग्राफ या एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के। ठीक है, तो जैसे पहला मेथड उसमें है इलिमिनेशन। ठीक है, हम लोग मेथड 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है इलिमिनेशन, और इलिमिनेशन कैसे होता है? इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। यानी देखिए सीधी सी बात है कि अगर 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की सपोज, तो हमें वाई को क्या करना होगा? इलिमिनेट करना होगा, और वो इलिमिनेट तभी होगा जब उसका कोफिशिएंट ऊपर भी और नीचे बराबर हो जाए, ताकि हम जब ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें या जो भी करना हो साइन के हिसाब से तो खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। जैसे हमारे ऊपर 2 आई है तो नीचे भी 2 आई होना चाहिए ना, तभी तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, मतलब कैंसिल होगा। ठीक है, तो यानी कि पहला मेथड है कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी कि हमें क्या करना है, जैसे हम एग्जांपल खुद देख चलते हैं। आपको मान लीजिए हमने लिया है 3x + 2y - 5 = 0, पहला इक्वेशन लिया। दूसरा हमने लिया x - 3y + 2 = 0। ठीक है ना, पहले जरूर चेक कर लेंगे कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो हम देख रहे हैं a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो इसका इनिशियल सोल्यूशन होगा, एक आंसर जरूर आएगा। ठीक है ना,
तो अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि किसी भी एक को एलिमिनेट करने की सोचेंगे, चाहे x को चाहे y को, आपकी मर्जी। पहले x निकालना चाह रहे तो y एलिमिनेट करिए, और y निकालना चाह रहे तो x को एलिमिनेट करिए। तो हम यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि पहले x वैल्यू आए, चलिए ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे, तभी एलिमिनेट होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 3 है, यानी ये 2y है और ये 3y है। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, यानी 6 ऐसा नंबर होगा जो 2 के डबल भी आएगा और 3 के डबल भी आएगा, और 1 पहले आएगा, सबसे पहले आएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 9x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0। क्लियर है, ये बन जाएगा। इसको 2 से करेंगे, क्या होगा 2x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस 6y और ये माइनस 6y है, केवल हम ऐड कर दें, मतलब हमें साइन नहीं चेंज करना है, केवल अगर ऐड कर दें तभी एलिमिनेट हो जाएगा। सो करेंगे हम एडिंग बोथ इक्वेशंस, यानी हमको क्या करेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशंस। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। 9x प्लस 2x कितना हो जाएगा 11x, माइनस 15 प्लस 14 कितना हो जाएगा माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए क्लियर है। इट मीन्स 11x इक्वल टू 11, इट मीन्स x इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप x की वैल्यू पुट कर लो और y निकल जाएगा, 1 आ ही गया है, या फिर से एलिमिनेशन लगाओ, इस बार 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 से करो और इनको सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो हम पुटिंग कर लेते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि हमें एक वैल्यू तो आएगी हमारी। तो अगर इक्वेशन 1 में आते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू 1 क्योंकि 3x है, प्लस 2y एज इट इज माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 5, यानी 2i माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 माइनस 5 कितना होगा, माइनस 2 होगा। दिस गिव्स y इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज बहुत जरूरी है, वेरिफिकेशन। क्वेश्चन में डिमांड करे ना करे, लेकिन आप एक बार जरूर आंसर वेरीफाई कर लो, क्योंकि ये श्योर कर देगा कि आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है ना। तो चलिए पुट करते हैं इस इक्वेशन में, पहले x 1 रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3 1 जा 3 होगा, 2 1 जा 2 होगा, माइनस 5, यानी कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0। सही है, आरएचएस आ गई। देखिए अब इक्वेशन 2 करिए, 1 माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए, हम अब डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो अब देखिए, सॉरी y 1 है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3 और माइनस 3 कितना आ जाएगा 0। यानी आपकी वैल्यू एकदम सही है, दोनों को सेटिस्फाई कर पाएगी। क्लियर है। चलिए अब मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 2 जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि हम x की वैल्यू को y के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी x को y से रिप्लेस कर दें या y को x से रिप्लेस कर दें। ठीक है, क्लियर है। इसका हल्का सा झलक आपने ग्राफिकल मेथड देखा था जब आप सोल्यूशन टेबल बना रहे थे। याद है, अगर सोल्यूशन टेबल बना रहे थे तो आप क्या करते थे, x इक्वल टू फिर बाकी सब्स्टिट्यूट करते थे ना, यानी x की वैल्यू y के टर्म में निकाल रहे थे। वही काम यहां भी करना है और वही y की वैल्यू जो x की वैल्यू आई है इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया अपने से, मान लिया हमने लिया कि 3x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा एग्जांपल लिया हमने मान लीजिए x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे कुछ ले लिया। ठीक है, क्लियर है। एक बार चेक कर लीजिए सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो a1 बाई a2 3 आएगा और b1 बाई a2 बाई b2 2 बाई 3 आएगा, तो यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से निकालेंगे हम x की वैल्यू। क्या आएगी भाई 2y माइनस 2, साइन चेंज आएगा ना, क्लियर है। यानी x क्या आएगा 2y माइनस 2 बाई 3। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे यहां। ठीक है, यानी x को रिप्लेस करेंगे हम इस वैल्यू से। नाउ बाई पुटिंग x इक्वल्स टू 2y माइनस 2 बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, रख दिया जाए। चलिए रखते हैं। तो x में रखेंगे हम 2y माइनस 2 बाई 3 प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम 3 होगा, बाई 1 कर सकते हैं यहाँ पे, एलसीएम 3 होगा। ये हो जाएगा 2y माइनस 2 प्लस 3 3 9y प्लस 9 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब हो गया 2y प्लस 9y कितना आ गया भाई 11y
-2 + 9 कितना आएगा? +7 = 0। क्लियर है? इसका मतलब 11y = कितना आ जाएगा? -7। और y कितना आ जाएगा? -7/8। देखिए फट से y की वैल्यू आ गई, तुरंत क्विकली आ गई। अब हम ये y की वैल्यू अगर इसी को पुट करते हैं इस वाले में, क्योंकि हम तो ऑलरेडी x जानते हैं ना, x वैल्यू क्या है, बट y के टर्म में, तो नाउ x हमारा आ जाएगा 2y - 2/3। वैल्यू पुट करते हैं 2 × -7/11 -2/3। ठीक, कितना हो जाएगा भाई? -14। ठीक है, by 11 -2 होल बाय 3। ठीक है, यहां प्लस प्रॉब्लम में देखेंगे। अब इसके नीचे 11 होगा तो क्या हो जाएगा? -14 -22 by 11 एंड by 3 भी दोनों साथ हो जाएगा ना। ठीक है, दोनों के साथ दोनों अपॉन है, एक साथ हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई? -36 by 33। आप 3 से काट सकते हैं तो हो जाएगा 12/11। ठीक है, चेक कर लीजिएगा भाई, एक बार सोल्यूशन फिर चेक कर लीजिएगा। मेथड आपका यही है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी ऐसे मिल जाए। क्लियर है? ओके, नाउ द लास्ट मेथड, लेकिन बड़ा ही अच्छा मेथड है, मेथड का डॉन कह सकते हो इसको तुम, और वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये मेथड बड़ा अच्छा है क्योंकि इस मेथड से हम टेक्निकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोएफिशिएंट्स वेरिएबल में हो उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो पहले समझिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका नाम पड़ा क्यों, और इसका जो फार्मूला बनता है उसका डेरिवेशन कैसे होगा, मतलब कैसे फार्मूला बन के आया। आप चाहें तो फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, या जिस तरह से हम फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं उस तरह से क्वेश्चन में सॉल्व होगा, ठीक उसी तरह। ठीक है, जैसे मान के यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लेने जा रहे हैं कि पहला हमने लिया a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, और फिर हमने लिया दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। इस तरह क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर नहीं भी दिया है तो इस तरह करेंगे, उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे बनता है ब्लॉक। एक वेरिएबल हमारा x है, उसका ब्लॉक, उसका टर्म है, 3 टर्म्स है ना, एक x का टर्म, एक y का टर्म और एक कांस्टेंट का टर्म। तो कांस्टेंट का जो हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो 1 होता है, हर कांस्टेंट में × 1 होता है। इसलिए एक ब्लॉक हम बनाएंगे x का, एक ब्लॉक हम बनाएंगे y का, और एक ब्लॉक बनाएंगे हम कांस्टेंट मतलब 1 का। ठीक है, डन, क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये x का जो ब्लॉक है, x का जो घर है, इसमें x का कोएफिशिएंट नहीं रहेगा। ये इसका रूल है कि जिसका ब्लॉक आप बना रहे हो उसमें क्या करोगे, बाकी दोनों का मतलब y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को रख सकते हैं। ठीक है, और जिस ऑर्डर में है ठीक उसी तरह। तो अगर हम x का ब्लॉक बना रहे हैं तो x को क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, b1 b2 और c1 c2। ठीक है, केवल कोएफिशिएंट और कांस्टेंट कम लेंगे। ठीक, तो हम उसी तरह यहां पे लिख देंगे b1 b2 c1 c2 जिस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया x का ब्लॉक। अगर कोई माइनस साइन में तो माइनस का लिखेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए y पे आते हैं, तो यहां भी वही नियम होगा, y के ब्लॉक में y नहीं रहेगा तो y को हाइड कर देंगे। अगर हम y को हाइड कर रहे हैं तो y के तुरंत बाद क्या दिख रहा है हमें, c1 c2, तब हमें फिर वापस जाने पर a1 a2 दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, जिस ऑर्डर में हमेशा आगे की तरफ देखते हैं, अगर आगे वाला खत्म हो जाए तब पीछे आता है। ठीक है ना? चलिए कांस्टेंट देखते हैं। कांस्टेंट अगर हम हाइड करेंगे तो हमें, ये तो आखिरी है तो अब तो आगे कुछ दिख नहीं रहा है, हमें फिर वापस आना पड़ेगा a1 a2 और b1 b2। तो इसके ब्लॉक में क्या आ गया, a1 a2 और b1 b2। क्लियर है? इस तरह बनता है ब्लॉक, इजीली बनता है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आता है बनाने में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स का, इसीलिए इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बारी बारी से, और अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x का वैल्यू ब्लॉक इक्वल टू 1 का होगा, क्योंकि x का वैल्यू कोई कांस्टेंट नहीं आएगी। उसी तरह y को निकालना हो तो फिर y को इससे बड़ा करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं x ब्लॉक में क्या आएगा, देखिए ध्यान से, b1 c2 आएगा। अच्छा, तो देखिए मल्टीप्लाई क्या किया, हमेशा मल्टीप्लाई पहले मेंबर से स्टार्ट करना चाहिए, पहले मेंबर के डायगोनल जो है वो पहले आएगा, b1 c2, और एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद साइन हम चेंज कर देते हैं, मतलब माइनस। ठीक है, इसका मतलब अगर ऑलरेडी यहां पहले से कोई माइनस साइन होता मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये इसको प्लस करते हैं, साइन हमेशा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो b1 c2 फिर साइन चेंज माइनस b2 c1, ये x ब्लॉक में आ गया, इक्वल टू, अब आइए y के ब्लॉक में। y ब्लॉक में क्या है, c1 a2
आ रहा है ना। तो इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे, A2C1 पहले ए लिख देंगे, चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस C2A1 या A1C2, ये वाई करता होगा। ठीक, हमेशा बढ़िया है पहले से शुरू करना, हमेशा। ठीक है, आइए कांस्टेंट आते हैं। तो कांस्टेंट A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, क्लियर है। अब हम अगर x का ये वैल्यू या ब्लॉक और 1 के ब्लॉक को इक्वेट करते हैं तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x में क्या आ जाएगा, ये पूरा पूरा बड़ा किससे होगा, 1 से होगा, और ये पूरा पूरा x से होगा। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करना है तो x वैल्यू क्या आएगी, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन, अब ये जो मल्टीप्लाई x से होने वाला नीचे आ जाएगा, A1B2 माइनस A2, ये x की वैल्यू आएगी जहां पे A1B1C1 A2B2C2 क्या है बच्चे जानते हो। ठीक है, अब अगर y निकालना है तो y के लिए क्या होगा, देखिए फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी पहले आएगा A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B2। ठीक है, ये चेक कर लीजिए, ये वैल्यू आ गई y। अब ये फार्मूला अगर आप याद करना नहीं चाहते हो, क्योंकि कहीं कहीं साइन मिस हो जाएगा या कभी कभी हम उल्टा माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो तरीके से ये आंसर आया है ना, वही तरीका आप हर क्वेश्चन लगाइए, हर क्वेश्चन में। मतलब क्वेश्चन के इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करिए, ब्लॉक बनाइए, यहाँ पे कोई नंबर ही आया जाए, बल्कि आसान ही होगा, वो तुरंत मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट होकर आंसर आएगा फट से, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो आप इस तरह की क्वेश्चन चेक कर सकते हो करके। ये मैंने जो तरीका बताया, जो फार्मूला बताया, एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चन भी सेम सॉल्व करते हैं, सेम वे। ठीक है, क्लियर है।